तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक शाम मुझे जितेंद्र का कॉल आया। फोन पर बात हुई तो पता चला कि उन्होंने नया कंस्ट्रक्शन का काम लिया है। तकरीबन 7-8 महीने का काम है, जिसके लिए मुझे सारे साथियों को लेकर 1-2 दिन के भीतर मंडोरी पहुंचना है। बात होने के बाद मैंने सारे साथियों को खबर दे दी और जाने के लिए तैयार रहने को कहा। और जैसे जितेंद्र ने कुछ पैसे भेजे तो हम 7 जने निकल गए मंडोरी के लिए, जिसके लिए हमने रात के 1:30 बजे की मुनांतो शताब्दी पकड़ी। रात के वक्त जनरल क्लास में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अमूमन होती है। हमें से कुछ को तो सीट भी मिल गई। अब बस 9 घंटे का सफर हमें तय करना था। कुछ देर में हम भी बाकी पैसेंजर की तरह वहीं पर सो गए, पर कुछ देर के बाद ही मेरी आंख खुल गई। दरअसल मुझे ढोल ताशे की आवाज सुनाई दे रही थी और जब मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर की ओर झांका तो मैंने पाया कि कुछ लोग बगल वाली पटरी पर नाच गा रहे हैं। अभी मैं उन सबको एकटक देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक की नजर मेरे पर पड़ गई। पता नहीं क्यों, जैसे उसकी नजर मेरे पर पड़ी कि तभी मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ने लगा और घबराहट होने लगी। मैं फौरन ही नीचे बैठ गया और मेरे नीचे बैठते ही मेरा दम बुरी तरह से घुटने लगा। मैं अपने साथी को आवाज देना चाहता था, पर मुझसे कुछ निकल ही नहीं रहा था। वहीं अब दम घुटने के कारण मैं छटपटाने लगा। फिर अचानक ही सब कुछ नॉर्मल हो गया और जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि अब वो ढोल ताशे की आवाज अब आनी बंद हो गई है। वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एक नज़र बाहर की तरफ झांक लूं, पर जब मैंने किसी तरफ बाहर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। फिर इसी बीच ट्रेन एक झटके के साथ खुल गई। ट्रेन के वहां से निकलने के बाद मैं अभी भी बेहद डरा हुआ था और जब ये बात मैंने अपने साथियों को जगाकर बताई तो वो सारे मेरे पर हंसने लगे। उनमें से किसी को भी मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, तो मैं भी अपना मुंह बंद करके चुपचाप करके बैठ गया। रात तो गहराती जा रही थी, पर अब मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। इसी बीच जब मुझे टॉयलेट लगी तो मैंने दीपांकर को उठाया और साथ में जाने को कहा। दीपांकर उठा और मेरे साथ चल पड़ा और ट्रेन की गेट पर जाकर खड़ा हो गया। अब मैं टॉयलेट करने चला गया और जब मैंने टॉयलेट से बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे वही लोग टॉयलेट के बाहर नजर आए जो मुझे पटरू पर ढोल ताशे बजाते दिखे थे। मैंने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया और वहीं चुप करके बैठ गया। अभी मैं टॉयलेट में बैठे हुए ये सोच ही रहा था कि यहाँ से कैसे निकलूं कि तभी दीपांकर ने आवाज देते हुए कहा, अरे क्या यार, पूरी रात टॉयलेट में बिताने का इरादा है क्या? दीपांकर की आवाज सुनकर मेरे में थोड़ी सी जान आई और मैं फौरन ही दरवाजा खोलकर टॉयलेट से बाहर आया, पर बाहर तो दीपांकर था ही नहीं। दीपांकर को बाहर ना पाकर मैं अपने दोस्तों की तरफ दौड़ा और जब मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा तो वो सारे सो रहे थे, पर दीपांकर वहां पर नहीं था। मैंने बाकियों को जगाकर दीपांकर के बारे में बताया तो वो पांचों ये बोलकर वापस से सो गए कि यहीं कहीं होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। और भला ऐसा कैसे हो सकता था? हम चालू डिब्बे में सफर कर रहे थे, जिससे बाहर जाने के लिए डिब्बे से बाहर उतरना पड़ता, पर ट्रेन तो अभी पूरी रफ्तार में ही चल रही थी। मुझे तो यह एहसास हो गया था कि दीपांकर किसी बड़ी मुसीबत में है और उसका लौटना इतना आसान नहीं होने वाला। अभी मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ ही रहे थे कि तभी ट्रेन एक हल्के से झटके के साथ धीमी होने लगी और जब मैंने बोगी की खिड़की से बाहर देखा तो मैंने पाया कि अभी ट्रेन किसी बस्ती के एक ओर से गुजर रही है और ट्रेन धीमे होते होते रुक गई। वैसे तो ये स्टेशन नहीं था, पर पटरियों की एक तरफ कोई छोटी सी बस्ती थी जहाँ अभी गहरी खामोशी और अंधेरेपन के अलावा कुछ और महसूस ही नहीं हो रहा था। अभी मेरी नजरें उस बस्ती की तरफ और मेरा दिमाग दीपांकर के बारे में सोच रहा था कि तभी दीपांकर की आवाज मुझे सुनाई पड़ी, जो मुझे पुकारते हुए कह रहा था कि त्रिलोकी अंदर क्या कर रहा है, चल बाहर आ। दीपांकर की आवाज सुनकर मेरे पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में दीपांकर की ही आवाज है। अभी मैं चुपचाप दीपांकर की आवाज ही सुन रहा था कि तभी मैं अपने आप ही बोगी के गेट की तरफ जाने लगा। अपने आप को बोगी की तरफ जाता देख मैंने अपने साथियों को आवाज देकर उन्हें उठाने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं लगातार बोगी के गेट की तरफ खिंचता चला गया और जब मैं बोगी के गेट पर पहुंचा तो मैंने पाया कि सच में दीपांकर बाहर खड़ा है, पर वो अकेला नहीं था। दीपांकर के साथ वो ही ढोल ताशे वाले लोग थे जिन्हें देखकर मेरी फटी पड़ी थी। और जब उन लोगों में से एक ने दीपांकर की आवाज में बोला, अरे भाई चल त्रिलोकी, हमें देर हो रही है।
ये देखकर तो मैं समझ गया कि अब मेरी जिंदगी का सफर यहीं पर खत्म हुआ समझो। कि तभी ट्रेन एक झटके के साथ खुल पड़ी। ट्रेन के खुलते ही मेरे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में आ गए और मैं तुरंत ही वापस से अपने साथियों के पास भागा और उन्हें उठाकर फिर से उन्हें सारी बात बताई। इस बार उन पांचों को मेरी हालत देखकर थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो कोई मजाक नहीं है। उन पांचों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर दीपांकर की मिसिंग रिपोर्ट रेलवे पुलिस को देंगे। वहीं मैं अभी भी डर से कांपे जा रहा था। पता नहीं वो कौन लोग थे और क्या चाहते थे। मेरी हालत देखकर वो पांच भी मेरे साथ बैठे रहे जब तक कि अगला स्टेशन नहीं आ गया था। और जब 1 बजे के करीब मिंटूर नाम का स्टेशन आया तो हम सारे ट्रेन से उतरे। रेलवे पुलिस को दीपांकर की मिसिंग रिपोर्ट देने के लिए अभी हम 6 जने रेलवे पुलिस के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी मेरी नजर वहीं प्लेटफार्म के पास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी जो कुछ उसी तरह के वेशभूषा मतलब कि कुछ वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जिनके पास अभी दीपांकर है। यहाँ तक कि उनके पास भी वैसे ही ढोल ताशे थे। और ये बात जब मैंने अपने साथियों को बताई तो वो पांचों थोड़ा डर गए और बोले, कहीं ये सारे भी उसी गैंग के आदमी हुए तो हम सब भी खामखा लपेट में आ जाएंगे। इनसे उलझने से तो अच्छा है पुलिस को सारी बात बता देते हैं और फिर पुलिस अपने हिसाब से निपट लेगी। उन पांचों की बात से साफ जाहिर हो रहा था कि उन्हें ये लग रहा था कि दीपांकर को किसी गुंडे बदमाश की गैंग ने अगवा किया है, जबकि ये मामला कहीं ज्यादा पेचीदा और समझ से कोसों दूर था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये लोग कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे और ये सोचकर मैं उनके पास गया और उनसे सारी बात की। मेरी बात सुनने के बाद वो सारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन सबके चेहरों से ये पता चल रहा था कि उन्हें सच में उन लोगों के बारे में कुछ तो मालूम है। फिर कुछ देर के खामोशी के बाद उनमें से एक बोला, अब तुम अपने दोस्त को भूल जाओ, वो अब कभी नहीं लौटेगा और तुम भी जल्दी अपने दोस्त के पास ही पहुंच जाओगे। अभी वो आदमी ये दिल दहला देने वाली बात कर ही रहा था कि तभी मेरे बाकी के पांचों साथी भी वहां पर आ गए और उनके वहां आते उन आदमियों ने कहा, ये कौन है? जिस पर मैंने कहा कि ये पांचों मेरे साथी हैं। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने पूछा, क्या इनमें से भी किसी ने उन लोगों को देखा है? जिस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, नहीं, ये तो उस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे ये कहने के बाद उस आदमी ने मेरे पांचों दोस्तों से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारी नज़र उन लोगों पर नहीं पड़ी, पर अगर तुम पांचों इसके साथ रहे तो तुम्हारी अच्छी किस्मत को भी बुरी किस्मत में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर तुम पांचों अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जितने जल्दी हो सके इससे दूर चले जाओ। उस आदमी की चेतावनी सुनने के बाद मेरे 5 साथियों के चेहरों पर 12 बज गए। उन पांचों में से 3 तो उसकी बात सुनते ही बिना कुछ बोले वापस से ट्रेन में चढ़ गए, पर गोपाल और अनिरुद्ध नहीं गए। गोपाल अनिरुद्ध को अभी भी मेरे साथ खड़ा देखकर वो आदमी एक बार फिर बोला, तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? जिस पर दोनों ने एक साथ बोला, नहीं। गोपाल और अनिरुद्ध के जवाब सुनने के बाद वो आदमी बोला, मुझे ये तो पता नहीं कि तुम दोनों ने क्या सोचकर ये फैसला लिया है, पर मैं ये बता दूं, आगे जो होगा, अगर तुम तीनों उससे भगवान की कृपा से बच भी गए तो भी तुम आज की रात को हर रात महसूस करोगे। अब तक उस आदमी ने जो कुछ भी कहा तो उससे हम अंदर से और भी टूट गए। मैंने उस आदमी से कहा, मुझे ये तो पता है कि खतरा बहुत बड़ा है और शायद इसका अंत भी बहुत भयानक हो, पर क्या आप कोई रास्ता बता सकते हैं जिसके जरिए मैं अपनी जान पर आई इस आफत से बच सकूं? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, एक रास्ता तो है। फिर उसने कहा, अभी तुम्हें वो सारे लोग दोबारा दिखेंगे और जब वो दिखेंगे तो तुम्हारा तुम पर कोई काबू नहीं रहेगा जब तक तुम्हारी आंख खुली रहेगी। और फिर आगे उस आदमी ने बताया कि पहले वो तुम्हें अपनी बस्ती में ले जाएंगे और 9वें दिन तुम्हारी जान लेंगे। जब तुम उस बस्ती में पहुंचोगे तो तुम्हें उस बस्ती में एक ऐसा घर दिखेगा जिसमें रोशनी होगी। बस तुम्हें किसी तरह उस घर में पहुंचना है। उसके बाद तुम्हें आगे क्या करना है ये अपने आप पता चल जाएगा। इसके बाद वो आदमी अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। उस आदमी के जाने के बाद अब हम तीनों इस सोच में पड़ गए कि ना जाने अब आगे क्या होने वाला है। मैंने गोपाल और अनिरुद्ध से वहां से जाने को कहा पर वो दोनों नहीं माने। इसी बीच मुझे टॉयलेट लगी तो मैं गोपाल और अनिरुद्ध को प्लेटफार्म पर ही छोड़कर टॉयलेट करने चला गया। अभी मैं स्टेशन के वॉशरूम में घुसा ही था कि तभी मुझे फिर से वही ढोल ताशे की आवाज सुनाई पड़ी और जब मैं टॉयलेट से बाहर आया तो वही लोग मेरे सामने खड़े थे। उन पर नजर पड़ते ही मैं एकदम से चमसा गया और मेरी जुबान एक बार फिर बंद पड़ गई। देखते ही देखते मैं अपने आप उनके साथ साथ चलने लगा और फिर कुछ ही देर में मैं उन लोगों के साथ स्टेशन से काफी दूर चला आया। वो लोग बीच बीच में रुककर नाचने गाने लगते और मैं उनके बीच चुपचाप खड़ा रहता।
रात तो पहले ही काफी हो चुकी थी। वक्त का कोई अंदाजा नहीं था सिवाय इसके कि ये वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त है। फिर कुछ देर बाद मैं उन लोगों के साथ उसी बस्ती में पहुंचा जिस बस्ती को मैंने ट्रेन से देखा था। पूरी की पूरी बस्ती वीरान पड़ी थी। सभी घर के दरवाजे खुले हुए थे और उन घरों में मातम पसरा हुआ था। अभी मैं उन घरों को ही देख रहा था कि तभी मैं अचानक ही दौड़ पड़ा और उन घरों में से एक घर के अंदर चला गया। जैसे मैं उस घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस घर में पहले से दीपांकर बैठा हुआ है। अभी दीपांकर पर मेरी नजर पड़ी ही थी कि तभी मैं भी अपने आप दीपांकर के बगल में जाकर ठीक उसी तरह बैठ गया। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे पर ना तो दीपांकर कुछ बोल पाया और ना ही मैं। डर तो लग ही रहा था, पर अगर मैं डरता ही रहता तो मौत से मुलाकात हो जाती। ऐसे में जरूरी था कि पहले अपने डर पर काबू करते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। अब तक मुझे ये तो समझ में आ गया था कि हम दोनों उन लोगों के कंट्रोल में हैं, पर जब ये याद आए कि स्टेशन वाले आदमी ने कहा था कि जब तक आंखें खुली हैं तब तक हमारा शरीर उनके कंट्रोल में है, मतलब कि अब मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो मैं अपनी मर्जी से चल फिर सकता हूं। ये सोचकर जब मैंने अपनी आंखें बंद करके वहां से उठने की कोशिश की तो सच में ही मैं उठ गया। मतलब कि उस स्टेशन वाले आदमी ने जो भी कहा था सही कहा था। मैंने फिर अपनी आंखें बंद ही रखी और दीपांकर को ये राज की बात बताते हुए कहा, भाई हमारे पास अभी भी एक मौका है यहाँ से बचकर निकलने का, तू बस थोड़ी हिम्मत रख। ये बोलने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो दीपांकर वहां से गायब था। वहीं मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वापस से वैसे ही बैठ गया जैसे पहले बैठा था। मतलब कि फिर से मेरा शरीर मेरे काबू से बाहर हो गया था। वहीं मैं ये सोच रहा था कि दीपांकर कहाँ चला गया। अभी मैं उस कमरे में अकेला बैठा यही सोच रहा था कि तभी उस कमरे के सामने से वो सारे लोग दीपांकर को मारते ले गए। मैंने उठकर बाहर जाना तो चाहा पर उठ नहीं पाया और तभी मेरी आंखों के आगे पूरा नीला नीला हो गया। अब मुझे आंखों के आगे छाए नीलेपन के साथ साथ सुनाई भी देना बंद हो गया था। वो एक बड़ा ही अजीब एहसास था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जिस वजह से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और ये तब तक चलता रहा जब तक कि मुझे फिर से दिखाई और सुनाई नहीं देने लगा। और जब मुझे दिखाई और सुनाई देने लगा तो अब मैं बिना वक्त गवाए वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। जैसा कि उस स्टेशन वाले आदमी ने कहा था कि मुझे एक ऐसा घर ढूंढना है जिसमें रोशनी हो, तो सबसे पहले तो मैंने कमरे में बैठे बैठे दरवाजे तक का अंदाजा लगाया और आंखें बंद करते ही मैं उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आंखें बंद करके जैसे तैसे मैं आंखें बंद करके दरवाजे तक तो पहुंच गया और मैंने फिर से आंखें खोली और बाहर की तरफ एक नजर दौड़ाई और फिर आंखें मीच ली और एक बार फिर अंदाजा लगा के उस कमरे से बाहर निकल गया। और ऐसे ही मैं बीच बीच में आंखें खोलता और फिर आंखें बंद करके आगे बढ़ जाता। हालांकि इस काम में मुझे बहुत दिक्कत तो हो रही थी, पर मुझे किसी तरह उस घर को खोजना था। भागते भागते मैं शायद उस बस्ती के चौक पर आ गया। चौराहे पर पहुंचने के बाद जब मैंने कुछ देर के लिए फिर से अपनी आंखें खोली तो उन 4 रास्तों में से एक रास्ते के अंत में थोड़ी रोशनी सी नजर आई। मैंने फौरन ही रास्ते का अंदाजा लगा लिया और झट से अपनी आंखें बंद करके उस तरफ चल पड़ा। अभी शायद से मैं 50 से 60 कदम ही चला था कि तभी मुझसे कोई बहुत जोर से टकरा गया। उसके टकराते ही मैं नीचे गिर पड़ा। फिर गिरने के बाद मैंने अपनी आंख तो खोली ये देखने के लिए कि आखिर मुझे किस तरफ जाना है, क्योंकि मुझे ये तो पता ही था कि ये कोई आम जगह नहीं है। पर अब ऐसा लग रहा था कि मैं उस रास्ते पर अकेला नहीं चल रहा हूँ। कई कदमों की आवाज और आसपास किसी के साथ चलने का एहसास साफ साफ हो रहा था। मैं आंखें बंद किए बस अंदाजन उसी रास्ते की तरफ बढ़ता जा रहा था जिधर मुझे रोशनी दिखी थी। पर जब चलते समय मैं किसी दीवार से टकरा गया तो मैंने फिर से रास्ता देखने के लिए अपनी आंखें खोली। आंख खुली तो पता चला कि बस 2 घरों के बाद ही वो रोशनी वाला घर है। मैंने फिर से आंखें बंद की पर उस रास्ते से आगे बढ़ गया और फिर जब मैंने आंखें खोली तो मैं ठीक उस घर के सामने खड़ा था। मैं फौरन ही अपने आंखें बंद किए उस घर में घुस गया। उस घर में घुसने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आंखें खोल लूं। पर जब किसी आदमी ने आवाज देते हुए कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ अपनी आंखें खोल सकते हो, तो डरते ही सही मैंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही सामने मुझे एक आदमी नजर आया जिसकी दोनों आंखें नहीं थी। उनकी आंखों की जगह पर बस 2 गहरे गड्ढे थे। उन्हें देखने के बाद मैं बोला, आप कौन हैं और ये सब लोग कौन हैं? जिस पर उस आदमी ने बोला, मैं कौन हूँ और वो लोग कौन हैं, ये जानने से बेहतर है तुम ये पूछो कि तुम यहाँ से सही सलामत कैसे निकलोगे।
ये सुनते ही मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मुझे बता सकते हैं तो प्लीज बताइए ना। इस पर वो बिना आंखों वाला आदमी बोला, तुम्हें अपनी दोनों आंखें यहीं छोड़कर जाना होगा, नहीं तो तुम कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाओगे। ये सुनते ही मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। मुझे तो एक पल को लगा कि यही आदमी सारे फसाद की जड़ है, तभी तो ऐसी बात कर रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस पर गुस्सा करूं या फिर चुपचाप अपनी आंखें निकाल दूं। कुछ देर खामोश रहने के बाद जब मैंने बोला, मगर आंखें क्यों, आंखों में ऐसा क्या है? इस पर उस आदमी ने कहा, आज से 50 साल पहले ये बस्ती गुंडकों की बस्ती हुआ करती थी, जो लोगों का नाच गा के मनोरंजन किया करते थे। और जब उस रोज कबीले वाले एक बड़े धन्ना सेठ के यहाँ उनके मनोरंजन के लिए गए तो वो सेठ और उसके दूसरे साथी नाच गाने ढोल ताशे से खुश नहीं हुए, उल्टा उन लोगों ने बहुत ही बदसलूकियां की। और जब गुंडकों ने आवाज ऊंची की तो उन्हें बेरहमी से मारा। उस वक्त वहां और भी लोग मौजूद थे। ये तो सबको पता था कि जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है, पर फिर भी सबने अपनी निगाहें नीचे ही रखी। वो वहां बड़ी बेरहमी से मार दिए गए, पर उन सब ने मरते मरते कहा, आज हमें देखकर भी अनदेखा कर दिया। याद रहे, कल अगर गलती से भी किसी ने हमें नाचते गाते देख लिया तो हमारी तरह ही तड़पोगे। कहते हैं वो सारे 9 दिनों तक तड़पते ही रहे और 9वें दिन उनकी लाशों को जंगल में फेंकवा दिया गया। उसके कुछ महीनों बाद अचानक ही सूरज ढलते ढोल ताशे और नाच गाने की आवाज लोगों को सुनाई देने लगती, और जो वो आवाज सुनकर उनके पास पहुंच जाता वो फिर वापस नहीं लौटता। 9 दिनों तक तरसाने के बाद वो गुंडकों की आत्मा उसे भी मार देती। मैंने भी उन्हें देखने की गलती कर दी थी, और जब मुझे समझ में आया कि जब तक मेरी आंखें रहेंगी तब तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, लिहाजा मैंने अपने हाथों से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। उसकी ये बात सुनकर मैं तो दंगी रह गया। मुझे अभी भी उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं वहीं चुपचाप बैठ गया। मुझे लगा था कि यहाँ पहुंचने पर कोई रास्ता मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मुझे कोई रास्ता खोजना था यहाँ से बाहर जाने का। अभी मैं उस घर के एक कोने में बैठे बैठे इसी जोड़ तोड़ में लगा था कि उनके चंगुल से जान कैसे छुड़ाएं, कि तभी मुझे चीखें सुनाई देने लगी। जब मैंने उन चीखों को ध्यान से सुना तो मुझे लगा कि वो चीखें दीपांकर की है। दीपांकर की वो इतनी दर्दनाक चीखें थी कि उन चीखों को सुनकर एक बार फिर मेरे हाथ पर कपकपाने लगे। मैंने सोच लिया कि जैसे ही सुबह होगी मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो पूरी रात तो दीपांकर की चीखें सुनते बीती, और जब सुबह हुई तो मैं उस घर के दहलीज पर आकर बाहर झांका। बाहर रात की तरह ही सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे रास्ते में खून और हड्डियां जगह जगह फैली हुई थी। मैंने भगवान का नाम लिया और उस घर से निकलकर भागा, पर जैसे मैं उस घर से बाहर निकला तो मैंने पाया कि मैं उस ओर नहीं भाग रहा हूँ जिधर मैं जाना चाहता था। मतलब कि फिर से मेरे ऊपर उन्हीं आत्माओं का कंट्रोल हो गया था। मैंने फौरन ही अपनी आंखें बंद की और फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी मैं अपनी आंख बंद किए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैं किसी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। उस गड्ढे में गिरते ही मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तभी आंखों के आगे अंधेरा ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी मुझे गोपाल की आवाज सुनाई दी। गोपाल की आवाज सुनाई देते ही मैंने कहा, गोपाल। मेरे इतना कहते ही गोपाल बोला, हाँ भाई मैं गोपाल ही हूँ, शुक्र है कि तुझे होश आ गया। फिर जब मैंने पूछा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तो इस पर गोपाल ने कहा, जब तू हमें उस गहरे गड्ढे में मिला था तब सिर्फ तेरी सांसें ही चल रही थी। तेरा बच जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। तेरी हालत इतनी बुरी थी कि तेरी आंखें बाहर आ गई थी और तेरे हाथ पैर भी टूटे हुए थे। आज 7 महीने के बाद तुझे होश आया है। हमें दीपांकर भी मिला था, उसकी भी हालत बहुत बुरी थी, पर 9वें दिन इसी अस्पताल में उसने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो गया। हालांकि इस बात को अब काफी साल गुजर गए हैं, पर आज भी ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे आसपास ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं